सेगूर का गांव दक्षिण भारत में प्रसिद्ध नीलगिरी पर्वत, जिसे अंग्रेजी में ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, उसके उत्तर पूर्वी ढलानों के तल पर स्थित है। इस सुंदर श्रृंखला के शिखर पर समुद्र तल से लगभग 7,500 फीट की ऊंचाई पर ऊटा कामुंड यानी ऊटी का सुंदर शहर स्थित है। साउथ इंडिया में ऊटी को प्यार से क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस कहा जाता है और यह भारत के सभी हिस्सों से आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। ऊटी की बात ही कुछ और है। यहां का मौसम सभी प्रकार के अंग्रेजी फूलों और सब्जियों को एक परफेक्ट तरीके से उगने की अनुमति देता है। ऊंचे यूकेलिप्टस पेड़ों की सुगंध जो आसपास की प्लांटेशंस से स्टेशन तक फैलती है, वह पाइन यानी चीड़ के पेड़ों की सुगंध के साथ मिलकर ऊटी की यादों को यादगार बनाती हैं। और इसकी ठंडक के साथ यहां का मौसम आने वाले विजिटर्स को ऊटी से नीचे के तपते मैदानों की गर्मी से राहत देता है। ऊटी से 12 मील लंबी एक सड़क निकलती है और सुंदर ढलानों से गुजरने के बाद उस जगह पर मिलती है जहां अंग्रेजों द्वारा लोमड़ियों का शिकार किया जाता था और अब उनकी जगह जैकल्स यानी सियार ने ले ली है। और इस सड़क से नीचे की ओर सेगूर आता है जहां घने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं। सेगूर में सड़क 2 भागों में बट जाती है। एक सड़क घने जंगल से होकर नॉर्थ वेस्ट की ओर चलती है जो महावनहाला और मसीनीगुड़ी गांव से होकर गुजरती है और जो मुख्य ट्रैक रोड से मिलती है जो टिप्पाकड़ू की वन चौकी पर बैंगलोर और मैसूर शहरों को ऊटी से जोड़ती है। दूसरी सड़क घने जंगल के माध्यम से पूर्व की ओर ब्लू माउंटेन के आधार के साथ 9 मील दूर अनाईकुट्टी के वन बंगले तक जाती है। 2 साल भर बहती धाराएं इस क्षेत्र को पानी देती हैं। सेगूर नदी और अनाईकुट्टी नदी दोनों पहाड़ों से झरनों के रूप में उतरती हैं। यहां उनका पानी उन विशाल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से होकर लगभग 15 मील दूर मोयार नदी में मिल जाता है। मैसूर नदी या मैसूर डिच जैसा कि इसे जाना जाता है, नॉर्थ में मैसूर राज्य, नॉर्थ ईस्ट में कोयम्बटूर जिले और साउथ में नीलगिरी रेंज के बीच की सीमा बनाती है। कोयम्बटूर और नीलगिरी दोनों ही मद्रास प्रांत का हिस्सा हैं और यहां से मालाबार, वायनाड के एवरग्रीन फॉरेस्ट वेस्ट और साउथ वेस्ट की दिशा में फैले हुए हैं। जिन सभी क्षेत्रों के बारे में मैंने आपको बताया है वे घने जंगल वाले हैं जो बड़ी संख्या में जंगली हाथी, बाइसन, बाघ, तेंदुआ, सांबर, स्पॉटेड डियर और अन्य जानवरों का निवास स्थान है। अनाईकुट्टी का वन बंगला एक टीले पर बना है जिसके आगे अनाईकुट्टी नदी का पानी बहता है। गर्मियों में यह एक हानिकारक स्थान है जो मलेरिया के मच्छरों से भरा होता है और काले पानी के बुखार यानी ब्लैक वाटर फीवर के कई घातक मामलों का उद्गम स्थल भी है। सर्दियों में यह स्थान स्वर्ग जैसा होता है। सुबह ताजी और धूपदार होती है जो जंगल में एक लंबी पैदल यात्रा के लिए परफेक्ट है। दिन में मौसम ज्यादा ठंडा नहीं रहता है। हां, शामें ठंडी होती हैं जबकि रात होने पर बर्फीली ठंडी हवा पहाड़ों की चोटियों से उतरती है और आसपास के जंगलों से उठने वाली गर्म हवा की जगह ले लेती है। रातों को इतनी ठंड होती है कि आदमी हमेशा बंगले तक ही सीमित रहता है और जिसके सभी कमरों में फायरप्लेस यानी आग जलाने की जगह की व्यवस्था की गई है। यहां जंगल के लट्ठों की धधकती आग के सामने बैठने से वास्तव में क्रिसमस सेलिब्रेट करने जैसा एहसास होता है। जबकि मेरे लोग भयानक स्नोमैन की लेटेस्ट कहानियों पर चर्चा करते रहे थे या फिर रोंगटे खड़े कर देने वाली भूतों की कहानियों के बारे में बात करते थे। इस बंगले के कंपाउंड में हाथी, बाघ और तेंदुए भी घूमते थे। उनकी चींखें, दहाड़े और घुरघुराहट अच्छे से सुनाई देती थी जो पास में जलती आग और उसके पास डबल कंबल के नीचे आराम से सोते हुए किसी भी आदमी की नींद हराम कर सकती थी। ये जंगल मेरे फेवरेट हैं और इनमें मुझे कई छोटे छोटे रोमांच देखने को मिले हैं जो काफी साल बीतने के बाद भी यादगार हैं।
ऐसी ही एक यादगार घटना के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जंगली कुत्ते, वाइल्ड डॉग्स, जो भारत में झुंडों में शिकार करते हैं और जिनके झुंड की संख्या 3 से 30 तक होती है। कभी कभी मैसूर और कोयम्बटूर की सीमाओं से, जहाँ वे बहुत अधिक हैं, वे इन जंगलों में घुस आते हैं। इनके झुंड हिरणों की सभी प्रजातियों, विशेष रूप से सांबर और चीतल के लिए बहुत विनाशकारी हैं, जिनका वे बुरी तरह से शिकार करते हैं और जीवित रहते हुए शिकार करते समय उनके अंगों को फाड़ देते हैं। कई मौकों पर इन दोनों जंगलों में और अन्य जंगलों में मैंने देखा है कि वास्तव में इन कुत्तों द्वारा सांबर का पीछा किया जा रहा था। उनके शिकार करने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि जब कुछ कुत्ते शिकार का पीछा करते हैं तो अन्य कुत्ते अपने शिकार से आगे भागते हैं ताकि वे उन पर घात लगाकर हमला कर सकें जब शिकार उनके सामने से निकलता है। शिकार करते समय वे बहुत तेज स्वर में चिल्लाते हैं, जो किसी पक्षी की सीटी के जैसी आवाज होती है। कुत्ते अपने शिकार को नीचे गिराने के प्रयास में उसकी आंखें काट लेते हैं, उनकी अंतड़ियां निकाल देते हैं, जिससे उनकी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और वे कमजोर हो जाता है। मैंने एक बार जंगली कुत्तों को एक सांबर का पीछा करते हुए देखा था, जो खुद को बचाने की कोशिश में पानी के एक तालाब में कूद गया था। उसके शरीर के अंग अलग हो गए थे और उसकी आंतें काफी बाहर आ चुकी थी, जिनके साथ वो काफी दूर तक भागा था। सांबर असाधारण रूप से मजबूत होते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ये कुत्ते उन्हें मारने से पहले सचमुच जिंदा ही खा जाते हैं। एक शाम लगभग 5 बजे मैं बंगले से 1 मील दूर पर था और कुछ ग्राउंड ऑर्किड्स में दिलचस्पी ले रहा था। उसी समय अचानक मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी, जिनका पता मैं ठीक से नहीं लगा पाया था। चींखों के साथ वहां अलग तरह की आवाजें भी आ रही थी। बीच बीच में गुर्राने और भौंकने की आवाजें भी थी, जो मुझे हैरान कर रही थी। तब मुझे पता चला कि वह शोर जंगली कुत्तों का था, जो कि सुअर या भालू पर हमला कर रहे थे। मैं अपनी राइफल उठाकर शोर की दिशा में भागा। मैंने शायद 1 फरलोंग की दूरी तय की होगी जब मैंने एक बाघिन को 1 दर्जन जंगली कुत्तों से घिरा पाया था। मैंने अपने आप को एक पेड़ के पीछे छिपाकर यह असामान्य दृश्य देखा। कुत्ते बाघिन के चारों ओर फैल गए थे, जो भयंकर रूप से गुर्रा रही थी। बीच बीच में कोई कुत्ता उसे काटने के लिए पीछे से झपट पड़ता। फिर वह इस हमलावर को चकनाचूर करने की कोशिश में पीछे मुड़ती थी। तभी कुछ अन्य कुत्ते दूसरी दिशा से उसे काटने के लिए दौड़ पड़ते थे। वह लगातार कुत्तों से लड़ती रही और मैंने देखा कि वह अब तेजी से थकती जा रही थी। इस पूरे समय कुत्ते जबरदस्त शोर मचा रहे थे, जिसका कारण मुझे जल्द ही पता चल गया जब लड़ाई के दौरान मैंने मेन पैक की विस्लिंग कराई की आवाज को सुना, जो अपने अग्रिम दल की सहायता के लिए सरपट दौड़ रहा था। बागिन ने भी आवाज सुनी होगी, क्योंकि अचानक नए क्रोध में उसने 2 कुत्तों पर हमला कर दिया, जिनमें से एक की पीठ पर उसने अपने पंजे से जबरदस्त प्रहार किया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। दूसरा कुत्ता खतरे से बाहर निकलने में कामयाब रहा। इसके बाद बागिन ने तेजी से बढ़त हासिल करते हुए और जानते हुए कि कुत्तों का मेन पैक वहां आ पहुंचा है, उसने दूर एक छलांग लगा दी, जिसके तुरंत बाद बाकी बचे 5 कुत्ते भी उसके पीछे आ गए। जब मेन पैक, जिसमें मैंने 23 कुत्ते गिने थे, वे मेरे सामने से गुजरा था, तो उन्होंने मुझ में किसी भी प्रकार की दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। जल्द ही पीछा करने की आवाजें खत्म हो गई और वहां जो कुछ बचा था वो केवल एक मरा हुआ कुत्ता ही था। मुझे इस पूरे मामले में काफी दिलचस्पी हो गई थी और मैं कुत्तों के साहस की प्रशंसा में इतना खो गया था कि बागिन या उसके हमलावरों पर गोली नहीं चला सका। अगली सुबह मैंने घटना के परिणाम का पता लगाने के लिए अपने लोगों को जंगल भेजा। वे बाघ की खाल के कुछ टुकड़े लेकर दोपहर के आसपास लौटे, ये बताने के लिए कि जंगली कुत्तों ने आखिरकार लगभग 5 मील दूर उस थकी हुई बागिन को घेर लिया था और सचमुच बागिन के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। अंतिम लड़ाई में बागिन के साथ 5 कुत्ते मारे गए थे, जिसके बाद जंगली कुत्तों ने बागिन को खा लिया था और यहां तक कि उन्होंने
अपने मृत साथियों के शरीर के हिस्सों को भी बड़ी मात्रा में खा लिया था। इन क्षेत्रों में मूल रूप से 3 अलग अलग जनजातियां निवास करती हैं। बदागास लोग, जो काफ़ी अमीर हैं और जिनके पास कई ज़मीनें, मवेशियों के विशाल झुंड और अत्यधिक लंबे घुमावदार सींगों वाले सेमी वाइल्ड भैंसे हैं। इसके बाद केसवाज आते हैं, जो संख्या में सबसे बड़े हैं, लेकिन बदागास लोगों के नीचे चरवाहों और मिट्टी जोतने वाले के रूप में काम करते हैं। अंत में करुम्बाज आते हैं, जो संख्या में कम हैं लेकिन भूमि के मूल निवासी हैं और असली जंगल मैन हैं। वे जंगली शहद, जड़ें और छोटे जानवरों और पक्षियों को शिकार करके जीवित रहते हैं। करुम्बा जनजाति के लोग एक्सपर्ट ट्रैकर्स हैं और कोयम्बटूर जिले के शुलागाज और सेलम के पुजारियों की तरह प्रकृति के सच्चे बच्चे हैं, जो जंगलों में पैदा होते हैं और अपनी मृत्यु के दिन तक जंगलों में ही रहते हैं। आप सभी को इस जगह के बारे में थोड़ी जानकारी देने के बाद, जहां ये घटना घटी थी, मैं अब आपको मैन ईटर ऑफ सेगूर की कहानी सुनाता हूं। बताया गया है कि ये टाइगर मूल रूप से मालाबार और वायनाड जिले के साइलेंट वैली फॉरेस्ट ब्लॉक के जंगलों से आया था, जो ब्लू माउंटेन यानी नीलगिरी की पहाड़ियों के साउथ वेस्ट दिशा में थे। ये क्षेत्र हाथियों से प्रभावित है, जिनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक रोग एलिफेंट्स यानी बिगड़ेल हाथी और साथ में बाइसन यानी गौर रिकॉर्ड किए गए थे। यहाँ ज़्यादा बाघ नहीं रहते थे। साइलेंट वैली में कुछ मानव हत्याएं हुई थी और फिर ये पूरी तरह से बंद हो गई थी। फिर इस टाइगर का आतंक गुडलूर में टिप्पाकड़ू से लगभग 20 मील दूर मसीनीगुड़ी में फैल गया था और अंत में सेगूर और अनाईकुट्टी के बीच के सभी क्षेत्रों में फैल गया था। बाघ अपने मूल स्थान से इतनी दूर क्यों आया था, इसके बारे में कोई नहीं जानता था। यह गर्मियों का समय था और जब मैं यहाँ पहुंचा तो बाघ विशेष रूप से एक्टिव था। उसने सेगूर में 1 सप्ताह के भीतर अनाईकुट्टी में एक इंसान का शिकार कर दिया था। उसका आखिरी शिकार केसवा जनजाति का एक चरवाहा था, जो अनाईकुट्टी से लगभग 2 मील दूर अपनी आधी जंगली भैंसों की देखभाल कर रहा था और मोयार नदी की ओर बढ़ रहा था। आदमखोर टाइगर ने आसपास चल रही आधी जंगली भैंसों को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए आदमी का पीछा किया और उस पर हमला कर दिया था। इसने उस आदमी को मार डाला था और शायद उसे दूर ले जा रहा था कि तभी आदमी की भैंसों को टाइगर के वहां होने के बारे में पता चल गया। ये आधी जंगली भैंसें यानी सेमी वाइल्ड बफलोज अपने चरवाहे को छोड़कर किसी भी अजनबी पर आराम से हमला कर देती हैं। टाइगर को देखकर जाहिर है कि उन्होंने उस पर हमला किया था और उसे भगाने में सफल रहे थे। टाइगर ने मृत व्यक्ति को वहीं छोड़ दिया और वहां से भाग गया। उस रात ना तो भैंसे और ना ही चरवाहा क्राल यानी बाड़े में लौटे। इसलिए अगली सुबह एक खोज दल उनकी अनुपस्थिति का कारण जानने के लिए निकल पड़ा। उन्हें उस मरे हुए चरवाहे को ढूंढने में देर नहीं लगी, जो शांति से चर रही भैंसों के झुंड से घिरा हुआ था, जिसने टाइगर को अपने शिकार के पास लौटने से रोका था। लाश की जांच करने पर टाइगर के पग चिन्ह और दौड़ती भैंसों के पीछा करने के हूफ मार्क्स से घटनाओं के क्रम का पता चला। 1 सप्ताह पहले सेगूर में जो हत्या हुई थी वह एक महिला की थी, जब वे अपने परिवार के लिए अपने बर्तनों के साथ सेगूर नदी से पानी लेने के लिए गई थी। इस मामले में टाइगर अपने शिकार को ले जाने में सफल हो गया था। इस घटना का एकमात्र सबूत वो टूटे हुए पानी के बर्तन थे। साथ ही में नदी के किनारे की नरम मिट्टी में बाघ के पग मार्क्स के निशान, खून की कुछ बूंदें, औरत की फटी हुई साड़ी और उसके बालों की कुछ लटें, जो टाइगर द्वारा अपने शिकार के साथ भागने के दौरान झाड़ियों में उलझ गई थी। मैंने दोनों इलाकों का दौरा किया और पग मार्क्स की जान से, जो सेगूर में नदी के तट पर बहुत स्पष्ट थे, से ये निर्धारित किया कि यह जानवर एक छोटे आकार का मेल टाइगर था, जिसकी उम्र अडल्ट एज से काफ़ी कम थी। रिपोर्ट्स में कहा गया था कि टाइगर अक्सर सेगूर और अनाईकुट्टी के बीच की 10 मील की जंगल रोड को पार करता था। उसके पग मार्क्स इस ट्रैक पर देखे जाते थे, खासकर उन दोनों स्थानों के आसपास। इसलिए मैंने इस सड़क के किनारे मेरे द्वारा अलग अलग चुने हुए स्थानों पर बैठने का फैसला किया और इस प्रकार
सेगूर और अनाईकुट्टी के आसपास बारी बारी से टाइगर का कोई निशान देखे बिना मैंने पूरा 1 सप्ताह वहां बिताया। 7वीं रात मैंने सेगूर से 1.5 मील दूर एक पेड़ पर बिताई। अगली सुबह अनाईकुट्टी वन बंगले पर लौटते हुए, जिसे मैंने अपना हेडक्वार्टर बनाया था, वहां मुझे बताया गया कि एक करुम्बा जनजाति का व्यक्ति जो पिछली सुबह विशाल रॉकबी मधुमक्खियों के छत्तों से जंगली शहद इकट्ठा करने के लिए निकला था, वो अभी तक वापस नहीं लौटा था। 20 व्यक्तियों को एक खोज दल के रूप में इकट्ठा करके मैं उनके साथ उस घने जंगल में गया। आदमखोर के हमले के खिलाफ सुरक्षा के रूप में पार्टी को 5-5 लोगों के 4 समूहों में विभाजित करते हुए हमने दोपहर तक खोज की, जब उनमें से एक व्यक्ति ने मरे हुए व्यक्ति के शव को एक नाले में पड़ा देखा और मुझे खबर किया। मैंने मौके पर जाकर देखा तो उस व्यक्ति का गला काटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बगल में उसका खाली केरोसिन का डब्बा पड़ा हुआ था, जिसमें वह शहद इकट्ठा कर रहा था, जो ज़मीन पर बिखर गया था और जिसके ऊपर अब काली चींटियां चढ़ गई थी, जिन्होंने उस डब्बे को काले रंग का बना दिया था। पहले तो ये सोचते हुए कि टाइगर ने ही उसे मार डाला था, फिर मैं थोड़ा और सोचने लगा कि उसने उसे शांत एकांत स्थान पर क्यों नहीं खाया। फिर हमने इधर उधर छानबीन की, लेकिन जल्द ही पता चला कि हत्यारा एक मादा स्लॉथ बेयर यानी भालू थी, जिसके साथ उसका शावक था। मां के इंसानों जैसे पैरों के निशान और शावक के छोटे निशान नाले के तल की नरम रेत में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। जाहिर तौर पर भालू अपने शावक के साथ सो रही थी, या शायद नाला पार करने ही वाली थी कि तभी शहद की तलाश में वो आदमी अचानक से उसके पास आ गया होगा। स्लॉथ बेयर देखने और सुनने में कमज़ोर होता है, इसलिए मनुष्य अक्सर खुद ही उनके काफ़ी करीब आ जाते हैं, और तब जब अचानक से भालू इंसान को देखता है तो वह बिना रुके उस पर हमला कर देता है। निस्संदेह ऐसा ही हुआ होगा जब मादा भालू आश्चर्यचकित, भयभीत और चिढ़ गई होगी और अपने बच्चे की रक्षा में उस आदमी पर चढ़ गई थी और उसने उसके गले को काट दिया था और फिर वहां से तेजी से भाग गई। मैं एक भालू का शिकार करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, जिसने केवल अपने शावक की रक्षा करते हुए उस आदमी को मारा था। और जब मैं अनाईकुट्टी में स्थित वन बंगले के लिए लौट रहा था, तभी 4 करुम्बा जनजाति के लोगों ने मुझसे उस जानवर को गोली मारने का आग्रह किया, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर अगली बार जब वो यहाँ शहद लेने के लिए आए तो शायद ये भालू उन्हें मार दे। उन्हें खुश करने के लिए मैंने बाकी के दल के लोगों को वापस भेज दिया और इन 4 लोगों के साथ उस मादा भालू का पीछा किया। ट्रैक्स नाले को पार करते हुए फिर एक धारा की ओर जा रहे थे, जहां मां और उसका बच्चा जंगल में वापस जाने से पहले कुछ दूरी तक चले थे। फिर वे ऊपर की ओर कई चट्टानों और गुफाओं की ओर चढ़ गई थी, जिन्होंने उसे आश्रय प्रदान किया था, जहां सैकड़ों मधुमक्खियों के छत्ते भी थे। अब हम जिस जमीन से गुजर रहे थे वह कठोर और पथरीली थी, और मेरी आंखों के सामने भालुओं के वहां से गुजरने का कोई निशान नहीं था। लेकिन करुम्बा जनजाति के लोगों की ट्रैकिंग के हुनर को मैंने उस दिन पहचाना, जब उन्होंने मुझे भालू के वहां से गुजरने के निशान दिखाए जो मैं नहीं देख पा रहा था। वे सचमुच गजब के ट्रैकर्स हैं। 2 घंटे से अधिक समय तक वे मुझे गहरी घाटियों और पथरीली चोटियों के पार ले गए। भालू के खुरचने और खुदाई के निशान उन्हें यहां दिखे थे, जिनसे उन्हें पता चला कि वे किस दिशा में गई थी। आखिरकार हम उभरी हुई चट्टान के ऊपर एक गुफा पर आ पहुंचे, जहां से 23 अलग अलग रॉकबी मधुमक्खियों के छत्ते लटक रहे थे। करुम्बा लोगों ने मुझे इस गुफा को भालू और उसके शावक का घर बताया। गुफा के प्रवेश द्वार से 10 गज की दूरी पर और एक तरफ खड़े होकर मैंने लोगों को अंदर की ओर पत्थर फेंकने का निर्देश दिया, जो उन्होंने लगभग 20 मिनट तक बिना रुके जोर शोर से किया। लेकिन हमने अंदर से कोई आवाज नहीं सुनी। फिर ट्रैकर्स ने घास की एक मशाल बनाई, जिसे हमने जलाकर गुफा में फेंक दिया, परंतु फिर भी कुछ नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने ऐसी 5 मशालें और बनाई।
इनमें से एक को चलाकर मैंने एक ट्रैकर का पीछा किया जो गुफा में आगे बढ़ा था, जबकि बाकी 3 ट्रैकर्स 4 घास की मशालें लेकर हमारे पीछे आए। गुफा अंदर से तुलनात्मक रूप से छोटी थी और पूरी तरह से खाली थी, और हमारे आने की आवाज़ों को सुनकर उसमें रहने वाले जानवर शायद वहां से चले गए थे। लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी कि अंदर कोई नहीं था, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि इस जानवर के साथ मेरा कोई झगड़ा नहीं था और मुझे इसे गोली मारने और बच्चे को अनाथ बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि अगर मैं ऐसा करता तो मुझे पछतावा होता। हम गुफा से बस निकलने ही वाले थे कि तभी एक ट्रैकर को एक दिलचस्प चीज़ दिखाई दी जिसके बारे में मैंने सिर्फ सुना था लेकिन कभी देखा नहीं था। उन्होंने एक कोने में वह चीज़ पाई जिसे लोकल लोग बियर्स ब्रेड कहते हैं, यानी भालू की रोटी, और जिसे तमिल भाषा में करादी रोटी कहा जाता है। ये 1 इंच मोटी रोटी थी और लगभग 10 इंच चौड़ी थी, और इस पे गंदा चिपचिपा लिक्विड चिपका हुआ था। बताया जाता है कि मादा भालू जैक फ्रूट, जंगली वुड एप्पल और मधुमक्खियों के छत्तों की तलाश करती है। इनमें से प्रत्येक चीज को पहले मादा भालू द्वारा बारी बारी से खाया जाता है। फिर इन्हें खाने के बाद मादा भालू गुफा में जाकर उल्टी कर देती है, और जो भी उसने अपने शरीर से बाहर निकाला होता है उसे वो एक केक की तरह हार्ड होने के लिए छोड़ देती है, जो बाद में उसके शावकों के लिए एक प्रकार का रिजर्व फूड बन जाता है। पॉसिबली अपने लंबे बालों के कारण भालू मधुमक्खियों के डंक से बच जाता है, जो बड़ी संख्या में होने पर एक इंसान के लिए घातक साबित होती हैं। एक स्लॉथ बेयर फलों और छत्तों की तलाश में अद्भुत क्षमता के साथ पेड़ों और चट्टानों पर चढ़ सकता है। एक गुफा जिसमें एक मादा भालू अपने बच्चों के साथ रहती है, वहां आपको ऐसे 1 दर्जन बियर्स ब्रेड यानी भालू की रोटी मिल जाएगी। इस मामले में हमें केवल एक ही रोटी मिली थी, क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा या सुना था, इसलिए मुझे इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उन 4 करुम्बा ट्रैकर्स ने मुझे इसे खाने को दिया, लेकिन मैंने धन्यवाद कहते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। फिर उन्होंने इसे आपस में बराबर बराबर बांट लिया और फिर बड़े मज़े से उसे खाया। अब हम गुफा के द्वार पर बैठे थे। अचानक कुछ काली वस्तुएं हमारे चारों ओर भिनभिनाने लगी, और जैसे ही हम भागने के लिए अपने पैरों पर खड़े हुए, तभी ऊपर की चट्टान से लटके हुए मधुमक्खी के छत्तों से मधुमक्खियों ने हमारे ऊपर जोरदार हमला कर दिया। मुझे नहीं पता कि क्या मशाल की लपटों ने या उसमें से निकलने वाले धुएं ने या हमारी आवाज़ों ने उन्हें परेशान किया था या नहीं, जिसकी वजह से उन्होंने हम पर हमला कर दिया था। हर आदमी खुद को मधुमक्खियों के हमले से बचाने की कोशिश कर रहा था, और जैसे ही मैंने अपनी राइफल पकड़ी और पहाड़ी से नीचे की ओर दौड़ा, तो फुर्तीले करुम्बा दलों के लोगों ने भागते समय मुझे अपने से बहुत पीछे छोड़ दिया था। मेरे कपड़े पहनने के बावजूद मधुमक्खियों ने मेरी गर्दन और हाथों के साथ मेरे शरीर के अन्य खुले हिस्सों पर लगभग 20 डंक दर्ज करे, लेकिन मधुमक्खियों ने प्रत्येक करुम्बा जनजाति के व्यक्ति के नंगे शरीर पर 40 डंक दर्ज करे थे। ये वास्तव में एक दुखद लेकिन एक दिलचस्प सुबह का हंसते हुए तरीके से अंत था, और फिर हम अनाईकुट्टी में वापस लौट आए। मैं उस रात 8 बजे अपनी स्टडबेकर कार को धीरे धीरे चलाते हुए सेगूर की ओर निकला। मेरे साथ एक करुम्बा ट्रैकर था जो मेरी स्पॉटलाइट को जंगल में दोनों तरफ चमका रहा था। कुछ नहीं मिलने पर हम नॉर्थ वेस्ट की दिशा में सड़क के साथ 6 मील महावनहाला और मसीनीगुड़ी तक चलते रहे, और अंत में 4 मील चलने के बाद हम टिप्पा कड़ू में वन चौकी तक पहुंचे। यहाँ हमने लौटने से पहले 1 घंटा इंतज़ार किया। इस बार हमारा सामना टिप्पा कड़ू से 3 मील दूर सड़क के किनारे बाइसन के एक झुंड से हुआ। जैसे ही हमारी कार उनके पास आई, ये जानवर हमसे दूर चले गए। मसीनीगुड़ी और सेगूर के बीच हमें कई स्पॉटेड डियर मिले, और अनाईकुट्टी की ओर मुड़ने के तुरंत बाद सड़क के बीच में एक बड़ा बुल एलिफेंट मिला, यानी एक नर हाथी। उसके दांत स्पॉटलाइट की रोशनी में तेजी से सफ़ेद चमक रहे थे। गाड़ी के हॉर्न की हल्की सी आवाज़ उसे वहाँ से भगाने के लिए काफ़ी थी, और अंत में हम आदमखोर का कोई निशान देखे बिना
अनाईकुट्टी के बंगले में वापस आ गए। अगली सुबह मैं अपने करुम्बा गाइड के साथ जंगल से 9 मील दूर उत्तर में मोयार नदी की ओर निकल पड़ा। फिर से हमें बाघ का कोई निशान नहीं मिला, लेकिन मुझे वहां एक बहुत बड़े पैंथर यानी तेंदुए के पगमार्क्स मिले। इसके पगमार्क से पता चला कि यह वास्तव में एक बड़ा जानवर था जो एक छोटी बाघिन के साइज का था, और अगर मेरे पास इसका पीछा करने का समय होता तो ये एक अच्छी ट्रॉफी यानी शिकार बन सकता था। अपनी लंबी और निष्फल सैर के बाद हम थके हुए और कुछ हद तक निराश होकर देर दोपहर को बंगले पर लौट आए। उस रात फिर से हम टिप्पाकुडू की ओर चले और वापस लौट आए। लौटते समय अनाईकुट्टी वन बंगले के सामने नदी पार करते समय हमारा केवल एक अकेले सांबर से ही सामना हुआ। सुबह होने पर मैंने अपने करुम्बा गाइड के साथ एक और पदयात्रा करने का फैसला किया, इस बार साउथ ईस्ट दिशा में नीलगिरी की पहाड़ियों की तरफ। हमें 4 मील दूर झाड़ी में एक मरा हुआ बाइसन मिला। शव की जान से पता चला कि जानवर की मौत राइंडर पेस्ट नाम की बीमारी से हुई थी। वन विभाग ने करीब 2 महीने पहले ही रिपोर्ट दी थी कि यह महामारी बदागस जनजाति के मवेशियों से फैली थी। उनके मवेशियों के झुंडों द्वारा यह महामारी जंगल में अब बाइसन्स में भी फैल गई थी। उस दोपहर महावन हाला से एक रिपोर्ट आई कि बाघ उस पुल के पास से एक महिला को ले गया था जो टिप्पाकुडू में था, जो सेगूर नदी में मिलने से पहले महावन हाला धारा के ऊपर बना था। कार से उस जगह पर जाने पर मुझे वह स्थान दिखा जहां पिछली शाम टाइगर, जो नदी के किनारे छिपा हुआ था, ने उस महिला पर हमला किया था, जो चरवाहों के साथ थी, जो अपने मवेशियों को महावन हाला धारा से पानी पिला रहे थे। किसी ने भी वास्तव में इस घटना को नहीं देखा था। महिला बाकी पार्टी से थोड़ा अलग होकर पुल के पास खड़ी हुई थी, और वो महिला उस बैंड के पीछे से दिखाई नहीं दे रही थी जिसे धारा रोड के पास से गुजरते समय बनाती थी। वह जोर से चिल्लाई और फिर सन्नाटा छा गया था। 5 चरवाहे महावन हाला की ओर तेजी से बढ़े। उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण महिला के पति सहित 6 अन्य लोगों के रूप में सेना एकत्र की और उसकी तलाश करने के लिए घटनास्थल पर लौट आए। उन्हें वह टोकरी मिली थी जिसे वे ले जा रही थी, और पास ही नरम जमीन पर टाइगर के पगमार्क्स मिले थे। उसके बाद पूरी पार्टी महावन हाला लौट आई थी। अगले दिन 4 लोग 10 मील की दूरी तय करके अनाईकुट्टी पहुंचे और मुझे घटना की सूचना दी, ये जानते हुए कि मैं उस क्षेत्र में टाइगर को गोली मारने आया था। हम उस स्थान पर गए जहां महिला पर हमला किया गया था, और मेरे करुम्बा ट्रैकर की एक्सपर्ट मदद से हम जल्द ही टाइगर और उसके शिकार का पता लगाने में सक्षम हो गए। यहां आने से पहले मैंने महावन हाला से पार्टी को उस मृत महिला के पति के साथ वापस भेज दिया, जिन्होंने मुझसे ईमानदारी से वादा किया था कि मैं अंतिम संस्कार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके प्रिय जीवन साथी की कम से कम कुछ हड्डियां लेकर वापस आऊंगा। मेरे करुम्बा गाइड ने टाइगर द्वारा छोड़े गए पूरी तरह से ना दिखने वाले निशानों का अनुसरण किया। नरभक्षी स्पष्ट रूप से एक ऊंची पहाड़ी की ओर बढ़ रहा था, जो नीलगिरी पर्वतमाला का बाहरी भाग था, जिसके विपरीत एक सड़क चलती थी। वर्षों पहले मैं एक अच्छे बाइसन हेड की तलाश में इसी पहाड़ी पर चढ़ गया था और जानता था कि इसकी बीच की ढलान लंबी घास से ढकी हुई थी। उस क्षेत्र में मुझे लगा कि हमें टाइगर या उसके शिकार को ढूंढने की बहुत कम संभावना थी। फिर भी मेरे करुम्बा गाइड ने अपनी खोज जारी रखी, और पहाड़ी से 1 मील नीचे हमें महिला की साड़ी झाड़ियों में फंसी हुई मिली। कुछ ही समय बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि टाइगर ने अपना मन बदल लिया था। उसके निशान दाहिनी ओर मुड़ गए थे और वो फिर से महावन हाला धारा की ओर लौट गया था। पीछा करते हुए हम अंत में उस जलधारा तक पहुंच गए जो यहां एक गहरी घाटी से होकर बहती थी। इस ढलान पर बिखरे हुए बांस के झुरमुठों की संख्या बढ़ती जा रही थी, और गिद्धों की तीव्र चीख और उनके पंखों की भारी फड़फड़ाहट ने जल्द ही हमारी खोज को समाप्त कर दिया। महिला के अवशेष बांस के झुरमुट के नीचे पड़े थे, जिसे बाघ ने खा लिया था, और बाकी जो कुछ बचा था उसे गिद्धों ने खत्म कर दिया था। हमने पाया कि उसका सिर अलग पड़ा हुआ था। आंखें बड़े पक्षियों द्वारा
उनके सॉकेट से बाहर निकाल ली गई थीं और उन्होंने चेहरे का अधिकांश मांस भी खा लिया था। इन भयानक अवशेषों को उनके हाथों और पैरों के साथ, उनकी कांच की चूड़ियों और चांदी की पायल के साथ हमने एक साथ इकट्ठा किया और एक घास के बंडल में इन्हें लपेट दिया, और फिर मेरे करुम्बा गाइड ने उन्हें उस औरत के पति तक पहुंचा दिया, और इस तरह मेरा उनसे किया हुआ वादा पूरा हुआ। उस स्थान पर बैठना समय की बर्बादी थी, क्योंकि टाइगर ऐसे बिखरे हुए अवशेषों के पास वापस नहीं आता। उस रात मैंने कार से अपनी निगरानी चालू रखी, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली, और अगले दिन मैंने एक युवा भैंस खरीदी, जिसे मैंने महावनहाला में धारा के मोड़ के करीब बांध दिया, जहां महिला पर हमला किया गया था। टाइगर के उसी स्थान पर आने की संभावना बहुत कम थी। मैंने निर्णय लिया कि मैं जीवित भैंस के ऊपर नहीं बैठूंगा, बल्कि उसके मरने का इंतजार करूंगा। इस अनुमान में मैं गलत साबित हुआ, क्योंकि अगले दिन दोपहर से पहले एक आदमी अनाईकुट्टी के पास यह रिपोर्ट करने आया कि भैंस को मार दिया गया था और उसे एक टाइगर ने पूरी तरह से खा लिया था। दोपहर के 3 बजे तक मेरी मचान को तैयार कर दिया गया था और मैं लगभग 15 फीट की ऊंचाई पर मृत चारे को देखते हुए उस पर बैठ गया। नीलगिरी की निचली ढलानों पर रहने वाली नेवले की एक बड़ी प्रजाति, जिसे रेड मार्टिन के नाम से जाना जाता है, वह किल स्थल पर आने वाला पहला जानवर था। वह शाम करीब 5:30 बजे आया था। पहले तो वह सावधानी से भैंस के शरीर को कुतरने लगा और फिर कच्चे मांस के टुकड़े खाने लगा। 6 बजे तक उसने अपना पेट अच्छे से भर लिया था और फिर वह वहां से चला गया। जैसे ही शाम ढलनी शुरू हुई, तभी 3 सियार यानी जैकल्स शव की ओर आगे बढ़े। उसके शव को सूंघते समय वो शव के इधर उधर भी देख रहे थे और भयभीत होकर भागने लगे। वे ऐसा बार बार करते, क्योंकि काफी भूखे रहने के अलावा उन्हें टाइगर के वहां होने से डर भी लग रहा था। जब वे चौथी बार किल पे आए तो वे आराम से वहां बैठ गए, लेकिन उन्होंने अभी खाना शुरू ही किया था कि हड़बड़ी और धक्का मुक्की हुई और वे वहां से चले गए। इन्हें ऐसा देख के मैंने सोचा कि टाइगर निश्चित रूप से यहां आ चुका था। मैंने किसी जानवर को धीरे धीरे किल के पास आते हुए देखा। हालांकि कोई भी टाइगर अपने शिकार के पास आने के लिए इस तरीके से आगे नहीं बढ़ेगा। यकीनन ये एक लक्कड़बग्गा यानी हायना ही था, क्योंकि जैकल्स इनसे डरते हैं, इसलिए वो वहां से भाग गए थे और मैं सही साबित हुआ। कई बार लक्कड़बग्गे ने मांस को सूंघा। बीच बीच में उसने दाईं और बाईं ओर घूमकर देखा भी। कई बार वह दूर चला गया और चारों ओर घूमने लगा, ये देखने के लिए कि क्या आसपास खतरा तो नहीं था। उसने ऐसा काफी बार किया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि शिकार का असली मालिक उसे रंगे हाथों पकड़े। यह मामला लगभग आधे घंटे तक जारी रहा, जब तक लक्कड़बग्गा संतुष्ट नहीं हो गया था। फिर वह 10 मिनट तक आराम से खाना खाता रहा। तभी पास में एक बाघ ने आवाज दी, आऊं आऊं। इसे रात की शांत हवा में 4 बार दोहराया गया और लक्कड़बग्गा वहां से तुरंत गायब हो गया, मानो जैसे कि कोई जादू हुआ हो, और कभी वापस नहीं लौटा। मैं तैयार बैठा था और जंगल के राजा की उपस्थिति की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन घंटों बीत गए पर बाघ नहीं आया और मैं अब उस ठंड से कांप रहा था जो गर्मी के मौसम में चलनी शुरू हो गई थी। मैं अपने मचान से उतरने के लिए दिन के उजाले तक खड़ा रहा और मैं बहुत निराश था कि टाइगर उस रात अपने शिकार पर वापस नहीं आया। उस रात वो अपने शिकार के पास इतना करीब आने पर भी उस पर क्यों नहीं आया, ये हमेशा एक रहस्य बना रहेगा। मैंने अगले दिन आराम किया और टिप्पा कड़ू सड़क पर मोटरिंग की, जिससे मैंने अपनी सामान्य रात्रि प्रक्रिया का पालन किया, लेकिन मुझे बाघ कहीं नहीं दिखा। इस बार एक छोटा तेंदुआ अनाईकुट्टी जाने वाली सड़क के ठीक मोड़ पर सड़क के किनारे बनी पुलिया से कूद गया और खाई में जा बैठ गया। जैसे ही कार वहां से गुजरी, उसकी आंखें स्पॉटलाइट में चमकी। मैंने उस छोटे से जानवर को उन खूबसूरत जंगलों में खुशी के साथ अपने दिन बिताने के लिए अकेला छोड़ दिया, जहां रहना उसका वास्तविक अधिकार था। अगला हफ्ता कुछ खास नहीं रहा और मैं बैंगलोर लौटने के बारे में सोचने लगा, लेकिन आखिरकार
मैंने बैंगलोर प्रस्थान करने से पहले 3 दिन और इंतज़ार करने का फैसला किया।